हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। गाइज, आप सभी का स्वागत है मधुबनी एकेडमी पर। आप लोगों को पता होगा ये आप लोगों का 5वां सेशन है और ये सेशन बहुत ही शॉर्ट होने वाला है बिकॉज इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही कम है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और इसके बाद आप लोगों का 6ठा सेशन जो होगा वो लास्ट सेशन होगा ईवीएस का। उसके बाद हम लोग और कुछ स्टार्ट करेंगे, जैसे सीडीपी हो गया, सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। उसके बाद हो जाएगा आपको मैथ का पैडागोजी। उसके बाद एसएसटी, उसके बाद साइंस मैथ, ये सब सारे के सारे। उसके बाद लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 सभी करवाएंगे 1 बाय बिहार टीईटी के रिगार्डिंग। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि चैनल पर नए हो तो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जितने भी सेशंस मैं इस यूट्यूब के ज़रिए डालूं आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। राइट, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन जो है ना सो परिवहन यानी कि यात्रा से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। राइट, परिवहन जो होता है ना, परिवहन जो यातायात के लिए हम जिस साधन का उपयोग करते हैं, जैसे पहले क्या हुआ करता था, तो पहले उतनी सुविधाएं नहीं थी, ट्रांसपोर्ट उतने एडवांस नहीं थे, तो पहले लोग बैलगाड़ी पर या फिर घोड़ा गाड़ी पर यहाँ से वहाँ यात्रा करते थे। राइट, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। जैसे मनुष्य को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता था तो परिवहन का यूज़ करते थे, या फिर किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता था तब भी वो परिवहन का यूज़ करते थे, जैसे बैलगाड़ी या फिर घोड़ा गाड़ी। ओके, समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। राइट, जैसे बैल का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। देखिए ये बैलगाड़ी है, ये पुराने ज़माने में यूज़ होते थे सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, या फिर मनुष्य को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। राइट, उसके बाद ये घोड़ा गाड़ी है, इससे यात्रीगण अपना एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफ़र करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। देखिए दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। आप लोगों को ये चित्र देख रहा होगा, ये एक लामा नाम की पशु है जिसका उपयोग अमेरिका के एंडीज पर्वतों के लोग किया करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नीचे में ये चित्र देख रहा होगा, ये साउथ अमेरिका है यानी कि दक्षिणी अमेरिका है, और इसमें जो ये एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं दिख रही है ना, इस साइड के लोग जो होते हैं वो लामा का यूज़ सेम करते हैं जैसे तिब्बत के लोग याक का यूज़ करते हैं। ओके, तिब्बत ये हो गया आप लोगों को ये घेरा हुआ क्षेत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में महीनों लग जाते थे। राइट, उसके क्योंकि वह या तो समुद्री मार्ग से यहाँ आते थे या पैदल आते थे। देखिए पहले ज़माने में क्या होता था कि ट्रांसपोर्ट उतने विकसित नहीं थे, डेवलप नहीं थे, तो यात्रीगण जैसे चाइना से या फिर दूसरे देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से इंडिया व्यापार करने आते थे, तो वो तो या तो पैदल ही आ जाते थे या फिर श्रीलंकाई जैसे देश से आते थे, तो वो या समुद्री मार्ग से आते थे। राइट, हवा जहाज़ ने परिवहन को द्रुत बना दिया। द्रुत का मतलब होता है एकदम इजी बना दिया है राइट परिवहन को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं, और हो भी क्यों ना। जैसे हमको अगर यूरोप जाना है तो पहले पैदल जाने के लिए पता नहीं कितने महीने लगते होंगे या फिर साल लगते होंगे, बट अभी जो है सो 6 से 8 घंटा के बीच में हम लोग यूरोप पहुंच सकते हैं एशिया से। राइट, एशिया यानी कि इंडिया से, बिकॉज एशिया एक कॉन्टिनेंट है और इंडिया उसका एक पार्ट है, कंट्री है। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए बात कर लेते हैं वर्तमान समय में परिवहन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वर्तमान समय में परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, जैसे सड़क हो गया, रेल हो गया, जल हो गया एवं वायु हो गया। सड़क पर हम लोग बाइक से या फिर कार से या फिर और कहीं पैदल भी चलते हैं, तो ये सड़क का यूज़ करते हैं। रेलगाड़ी से जो है सो दूर दराज के यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं।
सामान सब एक देश से दूसरे देश ट्रांसपोर्ट करने के लिए जल का उपयोग करते हैं, जलीय परिवहन का उपयोग करते हैं, एवं एक देश से दूसरे देश तुरंत जाने के लिए, जल्दी में पहुंचने के लिए वायुयान का उपयोग करते हैं, राइट। अब देखिए क्या यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सड़क परिवहन। कम दूरी की यात्रा करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है, राइट। सड़क से कम दूरी यात्रा करने के लिए सुविधा होती है, जैसे एक गांव से दूसरे गांव जाना हुआ या फिर अपने घर से चौक पर जाना हुआ तो सड़क मार्ग का यूज़ करते हैं, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी काम होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं सड़क मार्ग से जाना, राइट। हमारे देश में लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण हो चुका है। अभी तक देखिए हमारे देश में जो है ना 33 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण हो चुका है, जिसमें 15 लाख किलोमीटर पक्की सड़कें हैं। ये आंकड़ा अब बढ़ चुका होगा बिकॉज रेगुलर बेसिस पर रोड सबों का पक्कीकरण होता जा रहा है और नए नए रोड बन रहे हैं, राइट। क्षेत्र की दृष्टि से 7वां स्थान होते हुए भी सड़क परिवहन में हमारा देश विश्व में 3रे स्थान पर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। यहाँ पर है सड़क परिवहन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको आप लोगों को माइंड में रखना है। देखिए हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनाली आपको कश्मीर में पड़ता है और लेह जो है ना सो वो लद्दाख में पड़ता है। तो ये राजमार्ग जो है ना विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 143 है। हमारे देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी संख्या 143 है, राइट। नेक्स्ट वन है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। यानी कि हमारे देश में जो 4 महानगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता, चारों को कौन से राजमार्ग जोड़ते हैं तो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों, जिला स्तरीय सड़कों, ग्रामीण सड़कों, सीमा सड़कों, अंतर्राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेस राजमार्गों में विभक्त किया गया है। ये भारत में जो सड़कें हैं ना उसको इस टाइप से विभाजित किया गया है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें तथा इनका निर्माण करना केंद्र सरकार का दायित्व होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो होती है उसका कार्य होता है एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ना, और इस कार्य को करने का जिम्मा होता है केंद्र सरकार की, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए आप लोगों का सड़क परिवहन हो गया, अब ये रेल परिवहन है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की, राइट। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई, राइट। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है क्योंकि मैदानी भाग समतल होते हैं और ये डिसेंट होते हैं। रेल की पटरियों को बिछाने के लिए उन्नत औद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, राइट। देखिए सबसे पहले भाप वाले इंजन बनाए गए थे, राइट। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा भाप वाले इंजन जो उतना स्पीड नहीं पकड़ पाते थे। उस ट्रेन में कोयले से काम चलाया जाता था और बहुत धुआं छोड़ती थी वो गाड़ी, और उसका जो स्पीड है वो उतने अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसके स्थान पर डीजल
इंजन को लाया गया और डीजल इंजन सक्सेसफुल होने के बाद इसको भी अब जो है सो रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रिक इंजन के साथ। अब इलेक्ट्रिक इंजन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सुपर फास्ट ट्रेन होती है। आप लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत कम समय में और सस्ते में आप लोगों को पहुँचा देते हैं बहुत जल्दी, इसीलिए इसको प्रेफर किया जा रहा है अभी हर एक कंट्री के द्वारा, राइट। ये दोनों श्रेणी के जो इंजन थे वो दोनों प्रदूषण ज़्यादा छोड़ते थे और ये इलेक्ट्रिक इंजन ज़्यादा प्रदूषण नहीं छोड़ती है। इसका ये भी एक मुख्य वजह है कि इन दोनों को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक इंजन ले आया गया, राइट। अब देखिए इसका भी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारतीय रेलवे देश में परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या का अधिकतर हिस्सा रेल से ही सफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में, यदि लॉन्ग वे में सफ़र करना हो तो, राइट। यह लगभग 3/4 यात्री परिवहन तथा लगभग 60% माल परिवहन वहन करता है। देखिए हमारे जनसंख्या का 3/4 यात्री जो है सो वो ट्रेन से सफ़र करते हैं और लगभग 60% जो सामान होते हैं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है वो परिवहन से ही यानी कि ट्रेन से ही होता है, राइट। भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई और थाने के बीच 34 किलोमीटर चली। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है आपको बिहार टेडी के दृष्टिकोण से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेल परिवहन एशिया में दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा परिवहन है। देखिए भारतीय रेल जो है सो एशिया में दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे परिवहन है और पहले स्थान पर आता है आपको अमेरिका रेलवे परिवहन में और दूसरे स्थान पर चाइना आता है, राइट। और एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया में पहले स्थान पर चाइना आता है और दूसरे स्थान पर इंडिया आता है, राइट, रेलवे परिवहन के दृष्टिकोण से। अब नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेल का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। और उसके बाद है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग कोंकण रेलवे है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स बिहार टेडी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना इनको आप लोग एक कॉपी में स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेना, क्योंकि ये बिहार टेडी के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि मैं बता नहीं सकता, डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका जल परिवहन। देखिए प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार के सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक जलमार्ग एवं समुद्री जलमार्ग। देखिए आंतरिक जलमार्ग को हम लोग अभी समझेंगे, उसके बाद समुद्री जलमार्ग को समझेंगे। नदियों कंट्री में कोई नदी या झील होते हैं और उस जल से होकर के यदि ट्रांसपोर्ट का साधन बनाया जाता है किसी नाव पर या फिर जहाज़ पर, उस नदी से जैसे गंगा नदी से या फिर ब्रह्मपुत्र नदी से कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाया जाता है, तो ये हो गया आप लोगों का आंतरिक जलमार्ग, राइट। कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक तथा अफ्रीका में नील नदी। देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो है सो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और ये इसमें क्या होता है जो इंडिया के इस साइड से लेकर के इंडिया के इस साइड को अगर सामान पहुंचाना है तो गंगा के थ्रू हम किसी नाव के जरिए उसको उस पार करते हैं, या फिर ब्रह्मपुत्र में भी सेम होता है, यदि इस साइड से इस साइड कोई सामान पहुंचाना है तो उसमें भी क्या किया जाता है, तो उस ब्रह्मपुत्र नदी में किसी नाव का यूज़ करके उस साइड से उस साइड सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा जो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जो है अफ्रीका में नील नदी का ये जो दिख रहा होगा ये नील नदी है और इसमें भी अफ्रीका के सूडान से इस साइड ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसी जल परिवहन का उपयोग किया जाता है जिसे आंतरिक जलमार्ग कहते हैं, राइट।
तो ये हो गया आंतरिक जलमार्ग। ये इंडिया में ब्रह्मपुत्र एवं गंगा नदी तंत्र, और अफ्रीका में नील नदी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। देखिए, समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए करते हैं, राइट। यह मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पतन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह वो स्थान होता है जहाँ पर पनिया जहाज़ जो है सो रुकते हैं, राइट। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजिलस, अफ्रीका में केपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये सब महत्वपूर्ण पतन है, यानी बंदरगाह है, राइट। अब यहाँ पर भारत के प्रमुख बंदरगाह के लिस्ट दिए गए हैं, जिसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले करके और नोट डाउन करके याद कर लेना है। ओके, अब देखिए, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। भारत के समुद्री मार्ग का बेड़े की दृष्टि से विश्व में 17वां एवं एशिया में दूसरा स्थान है। मुंबई में नहावा शोभा बंदरगाह भारत का सर्वाधिक अत्याधुनिक सुविधा युक्त बंदरगाह है। दैट मीन्स कि वहाँ पर जो नए डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसके आधार पर उसको अत्याधुनिक सुविधा युक्त बंदरगाह कहा जाता है, राइट। वहाँ पर अत्याधुनिक सुविधा उपयुक्त रूप से अवेलेबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब होता है ये खुद ब खुद एक बंदरगाह टाइप का था, जिसको हम लोगों ने बंदरगाह के रूप में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, राइट। इसे पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कहा जाता है। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, चेन्नई बंदरगाह देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ जहाज़ों का निर्माण व मरम्मत भी किया जाता है। देखिए, विशाखापट्टनम एक ऐसा बंदरगाह है जो सबसे गहरा, प्राचीनतम एवं ऐसा बंदरगाह है जहाँ पर जहाज़ों को बनाया भी जाता है और मरम्मत भी किया जाता है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है बिहार ट्रीटी के दृष्टिकोण से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पेज में। देखिए, अब NW1 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो इलाहाबाद से होकर हल्दिया तक जाती है, राइट। वायु परिवहन, देखिए, आधुनिक युग में विकसित यह परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। वायु परिवहन जो है सो आधुनिक युग में विकसित सबसे तीव्र परिवहन है। आने वाले दिनों में इससे भी तीव्र हो जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक अभी ह्यूमन ट्रांसमिशन की बातें कर रही है। और ह्यूमन ट्रांसमिशन जब होगी तो ह्यूमन ट्रांसमिशन का मतलब होता है नारद टाइप, राइट। पहले भगवान हुआ करते थे, नारद जी हुआ करते थे। नारद जी जहाँ चाहते थे वहाँ पलक झपकते, यहाँ से किया फट वहाँ पहुँच गया। तो उस टाइप का कुछ विकसित होने वाला है। बट अभी फ़िलहाल सबसे तीव्र मार्ग वायु परिवहन ही है, जिसको हवाई जहाज़ या फिर हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है। ईंधन के महंगे होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। यह यातायात का एकमात्र ऐसा साधन है जो दूर एवं दुर्गम स्थानों तक पहुंच सकता है, जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। देखिए, कोई क्राइसिस आ जाता है, कोई आपदा आ जाता है, जहां पर भूस्खलन या फिर भारी वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र एवं भूस्खलन वाले क्षेत्र में अगर सड़क मार्ग से पहुंचना चाहे तो सक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए वहां पर अपाची हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है, या फिर डिफरेंट टाइप के वायुयान का यूज़ करके वहाँ जो लोग फंसे होते हैं उसको निकाला जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, या फिर मेडिसिन एंड खाना पहुँचाया जाता है, राइट। इसलिए वायु परिवहन इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वायुयान की सहायता से बहुत कम समय में काफ़ी अधिक दूरी तय कर सकते हैं। वायु मार्ग से अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने में सहायता मिलती है। ये अभी हमने बताया, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, देश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे।
मुंबई छत्रपति शिवाजी, दिल्ली इंदिरा गांधी, चेन्नई में जो है सो कामराज हवाई अड्डे हैं, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डे हैं और हैदराबाद में राजीव गांधी हवाई अड्डे हैं। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें जो है सो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए जे.आर.डी. टाटा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1931 में मुंबई से कराची तक अकेले उड़ान भरी थी। उस समय मुंबई और कराची जो है सो इंडिया के ही पार्ट थे, कराची भी, बिकॉज इंडिया उस समय में डिवाइड नहीं हुए थे, पाकिस्तान नहीं बना था। ठीक, एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए और इंडियन एयरलाइंस अंतर्देशीय तथा पड़ोसी देशों की उड़ानों के लिए स्थापित किया गया है। एयर इंडिया जो था वो अंतर्राष्ट्रीय, दैट मीन्स इंटरनेशनल जो होते हैं, अब्रॉड यानी कि दूसरे देश में जाने के लिए यूज़ किया जाता, बनाया गया था एयर इंडिया को। जबकि इंडियन एयरलाइंस को अपने देश में जैसे पटना से लेकर के कोलकाता तक जाना है या फिर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई कहीं भी जाना हो तो इंडियन एयरलाइंस का उपयोग होता था और उसी के लिए उसको बनाया गया था। देखिए, पवन हंस लिमिटेड भी एक महत्वपूर्ण कंपनी है जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम को समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रही है। राइट, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात कर लेते हैं संचार के बारे में। देखिए, संचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ संचार के नए एवं अच्छे साधनों को विकसित कर लिया है। संचार साधनों के विकास में पूरे विश्व में क्रांति आई है। देखिए, संचार साधन जब से आ गया है तब से पूरे विश्व में क्रांति आ चुकी है। अब हम एक क्लिक करते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। पहले क्या हुआ करती थी, तो डाक पोस्ट के द्वारा कोई चिट्ठी लिखते थे तो किसी को पहुंचता था, उसमें 1 महीने लग सकते थे, 2 महीने लग जाते थे, सप्ताह दिन लगते थे। बट जब से संचार साधन हम लोगों के पास आया है तब से चट मंगनी पट गया, दैट मीन्स ईमेल आ गया है, उसके बाद व्हाट्सअप आ गई है, फेसबुक आ गया है, न्यूज़ तुरंत मिल जाता है। नेट भी इसी का एक पार्ट है। ओके, जैसे अभी कुछ पॉइंट है, सैटेलाइट से तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, मौसम का पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी में काफ़ी सहायता मिलती है संचार साधन से। राइट, ये सब पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो यहाँ पर आप लोगों को डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन है, हमारे देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हमारे देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। NH1 नहीं, NH7 ये भी नहीं होगा। देखिए, NH3 भी नहीं होगा। NH47A जो है ना, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो केरल में है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैदानी क्षेत्रों में सामान ढोने के लिए गड्ढे एवं खच्चर का प्रयोग किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में इनके समतुल्य कौन है? देखिए, मैदानी क्षेत्र में जैसे खच्चर या फिर गड्ढे का उपयोग किया जाता है या कुछ और ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए, वैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो आप लोगों को अभी पढ़े थे जो याक तिब्बत में यूज होता है और तिब्बत पहाड़ी एरिया है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा याक। देखिए किस में है, तो 4 नंबर में है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही होगा? फ्लाईओवर बनाना। देखिए, भीड़ भाड़ से निपटने के लिए फ्लाईओवर बनाना ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ लेते हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका सही होगा? तो एक तो नहीं होगा। बी में क्या है, यातायात संबंधी नए नियम बनाना। अब कितना भी नियम बना लीजिए, जनसंख्या को जहाँ जाना होगा जाएगा ही। राइट, लोगों को जहाँ जाना होगा वो जाएगा ही। राजमार्गों का चौड़ा करना, ये भी एक ऑप्शन नहीं है। और 4 में क्या है, यातायात संबंधी नियम को कठोरता से लागू करना। तो यदि हम नियम को कठोरता से लागू करते हैं ताकि पब्लिक उससे कुछ ज्ञान अर्जित करके खुद को उस काबिल बनाए
तो ये सही हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग डैश को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं। ऑप्शन ए में है महानगरों, ऑप्शन बी में है राज्य की राजधानियों, ऑप्शन सी में है जिलों, ऑप्शन डी में राष्ट्रों। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं ना, राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो लेह और मनाली का राजमार्ग है जो सबसे ऊंचा है और विश्व में नंबर 1 पर आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मनाली और लेह राजमार्ग कितने नंबर पर है? सी सही है, राइट, सी में है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के सभी साधनों में से किस साधन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं? तो ये भी हमने पढ़ा है रेल से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। उसके बाद 7 का देखिए, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बी हो जाएगा आंसर। 9 का देखिए क्या है, दूर स्थित 2 शहरों के बीच परिवहन के लिए तीव्रता साधन है, तीव्रतम साधन है, यानी कि तेज वाले साधन कौन से है? तो सबसे तेज वाले साधन की जब ये चर्चा हो जाएगी तो इसका हवाई जहाज हो जाएगा, राइट, हवाई जहाज हो जाएगा, तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक देश से दूर स्थित दूसरे देश की यात्रा करने के लिए आप किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, आप लोग याद कीजिए किस परिवहन कंपनी के पास जाएंगे, एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरलाइंस या फिर सभी या फिर पवन हंस। देखिए पवन हंस नहीं होगा, ये दूसरा कंपनी का सही ऑप्शन हो जाएगा एयर इंडिया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभी तक निर्मित सबसे लंबी सड़क है। तो भारत में अभी तक निर्मित सबसे लंबी सड़क कौन सी है? आप लोग याद कीजिए, वाराणसी से कन्याकुमारी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट, सही आंसर हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेल परिवहन को एशिया की सभी रेल परिवहनों में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो कौन सा स्थान प्राप्त है आप लोगों को अभी बताया था कि एशिया में जो है ना, सो भारतीय रेल परिवहन को एशिया की सभी रेल परिवहनों में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा स्थान प्राप्त होगा इसका, राइट, क्योंकि 1 नंबर पर चाइना है। 13 में देखिए, सड़क परिवहन की दृष्टि से हमारा देश किस स्थान पर आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा स्थान, सड़क परिवहन की दृष्टि से हमारा स्थान, हमारे देश का स्थान तीसरा है। मुंबई स्थित 40 नंबर क्वेश्चन में, मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तो मुंबई स्थित हवाई अड्डे का नाम है छत्रपति शिवाजी। ओके, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, सैटेलाइट से तेल की खोज की जाती है। सही, बिल्कुल सही। वनों का सर्वेक्षण किया जाता है, ये भी सही। मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ओके, अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बढ़ती जनसंख्या से यातायात को प्रभावित होने से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ऑप्शन का आंसर दीजिए। तो ओवरब्रिज का निर्माण, ये भी सही है, ये भी सही है, और रेल परिवहन को बढ़ावा देना, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, जो पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, नैरो गेज का उपयोग होता है, राइट। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन में, जिन स्थानों पर सड़कें एवं रेल मार्ग नहीं है वहाँ आपात स्थिति में मदद किससे की जा सकती है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, बिल्कुल सही, बी हो जाएगा, हेलीकॉप्टर से, राइट। 19 का, भारत की पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए।